ये बैंक रिकन्सिलिएशन की एक एग्जाम्पल जो है उसको आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करें और ताकि हम ज़्यादा क्लियरिटी से समझ जाएँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन होती क्या है। ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन का मतलब ये है कि आपने एक बैलेंस आपका बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, एक बैलेंस आपका कंपनी की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, दोनों को रिकंसाइल करना है, दोनों को मैच करना है और दोनों को एडजस्ट करके एक जैसा करना है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? यकीनी तौर पर इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि बैलेंस शीट में कौन-सा बैलेंस लिखा जाए, बैंक का बैलेंस लिखा जाए या बैलेंस शीट में कंपनी के बैलेंस से लिखा जाए कि कैश कितना है। तो यकीनी तौर पर अब वो रिकंसिलिएशन से जो एडजस्टेड बैलेंस आएगा, अब वही हम लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अब बहुत सिंपल है। बैंक रिकंसिलिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस with the cash book company's record balance on a specific date to identify and explain the difference। इसमें क्यों फर्क आता है? उसकी वजह नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट में दो होती है। ऐसे जो डिपॉजिट हैं जो आपने बैंक में जमा करवा दिए हैं लेकिन बैंक की स्टेटमेंट पहले निकल आई है तो उसे डिपॉजिट इन ट्रांजिट कहते हैं। तो वो बैंक की स्टेटमेंट में ऐड करना है। हो सकता है कि आपने मॉर्निंग 9 बजे कोई बैलेंस कोई डिपॉजिट करवाया हो वहाँ पर और आप उसी वक़्त अभी बैंक का जो बैलेंस अपडेट ना हुआ हो लेकिन आपने स्टेटमेंट पहले ले ली हो। तो ऐसी सूरत में उनको डिपॉजिट इन ट्रांजिट को हमने ऐड करना होता है। बैंक बैलेंस से कौन-सी चीज़ लेस करनी है? आउटस्टैंडिंग चेक लेस करने हैं। वो चेक जो आपने इश्यू कर दिए हैं, जब आपने इश्यू किए हैं तो कंपनी के बैलेंस से आपने लेस कर दिए हैं। लेकिन वो चेक आउटस्टैंडिंग चेक हैं, अभी तक बैंक के पास पहुँचे नहीं हैं, टाइम नहीं लगा कस्टमर का या जिसको आपने चेक दिए थे का वो चेक अभी बैंक पहुँचेगा, तो बैंक फिर उसको जब विथड्रॉ करेगा कैश को तो उस वक़्त उससे डिडक्ट कर देगा। तो यकीनी तौर पर 2 काम आपने बैंक बैलेंस के साथ करने हैं, डिपॉज़िट इन ट्रांज़िट को ऐड करना है और आउटस्टैंडिंग चेक को आपने लेस करना है। इसी तरह कंपनीज़ के बैलेंस के साथ आपने क्या करना है, उसमें क्या ऐड करना है। ऐसा हो सकता है कि बैंक ने कोई अमाउंट कलेक्ट कर ली हो, कोई रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया हो, आपको ना बताया हो। तो जब स्टेटमेंट आई तो आपको पता चला कि फलाँ के पास के पैसे जो है ना वो बैंक में आ गए हैं, तो वो आपने ऐड कर लेने हैं। इसके अलावा बैंक ने कोई आपको जुर्माना किया है, कोई चार्जेज़ आपको किए हैं, तो वो वाले आपने वहाँ से लेस कर देने हैं और इसके साथ-साथ अगर कोई प्रॉफ़िट दिया है, तो वो आप उसमें ऐड कर लेंगे। लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन से आप आसानी के साथ समझ जाएँगे कि आपने करना क्या। आपने दोनों स्टेटमेंट को पैरेलल लिख लेना है और फिर हर एक को का जो कि कहाँ पे मैंने इसको प्लस करना है और माइनस करना है, तो इस एतबार से। अभी आप देखिए सबसे पहले लेजर अकाउंट कैश शोज़ अब जो कंपनी का बैलेंस है वो शो कर रहा है कि वो 1,25,568 है। तो ये देखें जी कंपनी का बैलेंस जो शो कर रहा है 1,25,568। अब इसी तरह से आप फिर वापस जाएँ और नंबर 2 पे क्या है शो कर रहा है बैंक बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट है कि आपका बैलेंस है 1,14,828। अब ये भी आपने लिख लिया। ये दोनों को यहाँ पे तो मैंने स्लाइड शो है तो दोनों को आप बेशक पैरेलल लिख लें ताकि आपको बड़ी आसानी के साथ आप इसे रिकंसाइल कर सकें। उसके बाद नंबर 3 पे जाते हैं क्या है द कैश रिसीव्ड ऑन जुलाई 31st अमाउंटेड 16,000 इट वाज लेफ्ट एट द बैंक इन द
night depository after banking hours on July 31st. आपने पैसे जमा करवाए हैं बैंकिंग आवर्स के बाद, तो वो रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। तो आपको पता है ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है, ये बैंक बैलेंस में आपने ऐड कर देने हैं। तो ये जी ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये आपके सामने है। ये 16,000 आपने बैंक बैलेंस जो कि 1,14,828 था, उसमें 16,000 आपने ऐड कर लिए। इस तरह से बैंक बैलेंस अब बढ़ के हो गया 1,30,828। अब आपने आगे वाली स्टेटमेंट देखें कि इसके बाद क्या हुआ। नंबर 4 पे आप देखें, आल्सो इंक्लूडेड विद द जुलाई बैंक स्टेटमेंट was a debit memorandum for the bank of $50 representing services charges। इसने सर्विस चार्जेस लिए। तो अब आप देखें कि ये सर्विस चार्जेस आपने आपको पहले पता नहीं था, आपने लेस करने हैं। कहाँ से? ये है आपका कंपनी का बैलेंस। ऐड इसमें क्या करना है, उस पे हम आते हैं। लेस क्या करना है, तो एक आपने लेस कर दिया, यानी कि $50। ये वो सर्विस चार्जेस हैं जो बैंक ने आपसे लिए हैं, तो ये आपने उससे लेस कर देने हैं। उसके बाद देखें जी, ए क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज जुलाई बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटेड दैट द नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट रिसीवेबल। ये ₹4,000 जो हैं या $4,000 जो हैं, ये कम बैंक ने रिसीव कर लिए हैं, ये बैंक ने कलेक्शन कर ली है, आपको इसका इल्म नहीं था, आपने इसको अब कंपनी के बैलेंस में ऐड कर देना है। कंपनी के बैलेंस में नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 4,000। अच्छा, अब आपने कंपनी के बैलेंस में एक एरर है। वो एरर ये है कि जब आपने डिडक्ट करने थे 519, आपने उस वक़्त डिडक्ट कर लिए 515। ये एरर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। आपने ज़्यादा डिडक्ट कर लिए, तो चूँकि आपने ज़्यादा डिडक्ट कर लिया, तो अब ऐड बैक करेंगे। अगर आपने डिडक्ट करने होते 515 और कर लेते 519, तो इसको हमने फिर लेस करना था। तो इसको इस हिसाब से देखना है कि आपने ज़्यादा डिडक्ट किए हैं या कम डिडक्ट किए हैं। अगर आपने ज़्यादा डिडक्ट किए हैं, तो फिर आप उसमें ऐड बैक कर देंगे, और अगर आपने कम डिडक्ट किए हैं, तो फिर आप और डिडक्ट करके उस बैलेंस को इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से ये एरर था कंपनी के रिकॉर्ड में 396 का, तो इसको आपने इधर ऐड कर दिया है, कर देना है। तो ये ऐड हो गया। उसके बाद देखें जी, कंपैरिजन of the paid check returned by the bank with the entries accounting record reveal that ये चेक नंबर जो है, ये आउटस्टैंडिंग चेक है। ये चेक आपने इश्यू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक ये बैंक के पास नहीं पहुंचे। द ऑफिस पेमेंट हैड ऑन, ये तो एरर वाली, ये तो 6 एरर वाली है जो हमने डिस्कस कर ली है। नंबर 7 में आउटस्टैंडिंग चेक है। तो ये चेक आपने जो अभी तक लेस नहीं किए, तो आप अब बैंक स्टेटमेंट में जाएँगे और ये चेक आपके आउटस्टैंडिंग चेक लेस कर देंगे। इस तरह से ये बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है 1,29,714। अब आप देखें कि रिमेनिंग कौन-सी एंट्री रह गई है। इंक्लूडिंग जुलाई बैंक स्टेटमेंट, ये एनएसएफ चेक है, यानी कि बैंक कुछ चार्ज करता है कि जब नॉट सफिशिएंट फंड होता है, तो उसके ऊपर जुर्माना कर देता है। तो यकीनी तौर पर बैंक ने ये आपको पेनल्टी डाल दी है, बैंक ने आपको जुर्माना किया है, तो इस जुर्माने को भी आपने कंपनी के बैलेंस से लेस कर देना है। अब कंपनी का बैलेंस जो है, तो वो भी 1,29,714 हो गया है, जबकि जो आपका बैंक का बैलेंस है, जो एडजस्टेड बैलेंस है, बैंक बैलेंस के हिसाब से वो भी 1,29,714 है। एक दफ़ा फिर ये दोनों बैलेंस इक्वल हो गए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ा-सा कर दूँ, इसका सम अप कर दूँ। तो सम अप इस तरह से है कि बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब है कंपनी का बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, इसको रिकंसाइल करना है, इसको इक्वल करना है। तो
आप क्या करेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आम तौर पर 2 काम होते हैं। एक तो हम डिपॉज़िट इन ट्रांज़िट को ऐड कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग चेक को लेस कर देते हैं। जो कंपनी का बैलेंस है उसमें 3 काम होते हैं। एक काम उसमें ये होता है कि आप ऐड करते हैं अगर कोई बैंक ने कलेक्शन कर ली है और आपको उसका इल्म नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर कोई चार्जेस बैंक ने ले लिए हैं और एनएसएफ चेक है, तो अगर कोई प्रॉफिट भी होता है तो हम उसको ऐड कर देते। एरर को आपने ऐड भी होना है, लेस भी होना है। मसलन एरर के हिसाब से है। पहले एरर यहाँ पर उसने काटने थे 519, उसने 915 काट लिए, ज़्यादा काट लिए, यानी $396 उसने ज़्यादा डिडक्ट कर दिए, तो अब 396 वापिस करेंगे। और अगर इसी तरह से कम डिडक्ट करते हुए, तो फिर आप लेस वाली साइड पे अगर मसलन करने होते 915, वो कर देता 519, तो इसका मतलब ये था कि उसने कम, तो फिर आपने लेस वाली साइड पे और डिडक्शन डाल देनी है, क्योंकि डिडक्शन आपने लेस की है। तो इसी एतबार से यकीनी तौर पर अब आप समझ गए होंगे कि एक बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। एक बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, दोनों कंपनी के बैलेंस को और बैंक बैलेंस को इक्वल करना है। 2 काम आपने करने हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ, ऐड करना है डिपॉजिट इन ट्रांज़िट, आउटस्टैंडिंग चेक को लेस करना है। 3 काम नॉर्मली आपने कंपनी के बैलेंस के साथ करने हैं, उसमें एडिशन करनी है प्रॉफिट की, और एडिशन करनी है अगर कोई बैंक ने कलेक्शन कर लिए है तो आपको पता नहीं है, और जो बैंक ने कोई पेनल्टी डाली है, कोई बैंक ने सर्विस चार्जेस लिए हैं, तो वो आपने उससे लेस करना है। एरर को आपने उसी एतबार से एडजस्ट करना है। बहुत शुक्रिया।